सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीलर अर्थात बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि 43 प्रश्न तक कराया जा चुका था। और 44 नंबर प्रश्न 44 प्रश्न जब हम करा रहे थे तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ये हो नहीं पाया था। इसलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 44 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सवाल में क्या क्या चीजें हैं। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे पिछले वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा, कि बहुत प्रयास किया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 44 नंबर प्रश्न से, कि प्रश्न क्या है। और एक चीज और आपको बता दें कि जिस बच्चों को समीकरण इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ला रहा हूँ। बाय रिटर्न अपने हाथों से लिख करके सारी चीजें उसमें क्लियर कराई जा चुकी है। केवल और केवल समीकरण के प्रश्न होंगे उसमें। जितने भी 2015 से लेकर के जितने भी 2022 तक पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का उसमें समावेश है। अच्छे तरीके से सन वाइज है कि किस सन में कौन सा पूछा गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा उसमें। तो जिस बच्चों को समीकरण में प्रॉब्लम है वो अवश्य उस वीडियो से जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको देखेंगे, जिससे कि आपका समीकरण का एक भी प्रश्न छूट ना पाएगा। और गारंटी देता हूं कि अगर आप उतने पढ़ लेंगे तो हमको तो नहीं लगता है कि उससे अब कहीं से बाहर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं समीकरण का, केवल समीकरण बाय रिटर्न बाय हैंड रिटर्न चला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल कर रहा है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 बटा 2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आप पहले सवालों को समझिए। कह रहा है उस यदि मैदान की लंबाई जो दिया है, यदि मैदान की लंबाई, ये देखिए ये लंबाई है, ये लंबाई, यदि मैदान की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 बटा 2 गुनी है। चौड़ाई की कितनी है? 3 बटा 2 गुनी है। कौन? लंबाई। यानी हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई की कितनी है? 3 बटा 2 गुनी है। तो भैया पहले आप चौड़ाई को मान लीजिएगा यक्स, तो लंबाई ऑटोमेटिक आ जाएगी, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। एक आयताकार मैदान, पहले आयत आयत बना लीजिए। मैदान कैसा है? आयताकार है। देखिए ऐसे है, ये हमारा मैदान है, आयताकार है। 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी इसको कटीले तार से ऐसे चारों तरफ से घेर दिया जा रहा है, जिससे कि क्या आ जाए, पशु इसके अंदर ना घुस पाए। ये कटीले तार से घेर दिए हम। ठीक, ये कटीले तार हैं ये। और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं पहचानने के लिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? मीटर दिया है। लंबे तार से ये मीटर, मीटर दिया है। अगर क्षेत्रफल होता तो वर्ग मीटर होता। क्षेत्रफल में कभी इसको घेरा नहीं जा सकता। क्षेत्रफल में अंदर का क्षेत्रफल निकाला जाता है, कितना क्षेत्रफल है, इसकी एरिया कितनी है। ये जो हमारा खेत है या मैदान है, ये कई बीघा, कई बिस्वा या कई मीटर, ये सब निकाला जाता है। लेकिन ये कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। अगर हम यही कहें कि इस तार की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, तो मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की इतना गुनी, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर कोई तार घिरा हो, चारों तरफ से घिरा हो, तो उसका हमेशा क्या दिया रहता है? वो परिमाप होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि मैदान का ये परिमाप दिया है, जो दिया है 190, क्या दिया है? मैदान का परिमाप क्या दिया है? ये परिमाप दिया है, 190 मीटर दिया है। ठीक है, 190 मीटर इतना दे रखा है। फिर कह रहा है यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3 बटा 2 गुनी है, तो चौड़ाई मान लीजिए, पहले मान लीजिए क्या? मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई बराबर क्या मान लीजिए? यक्स मान लीजिए। इसी चौड़ाई को हम क्या मान लिए? यक्स मान लिए। जब यक्स मान लेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ आपको हमने कंसेप्ट बता दिया। जो लंबाई है चौड़ाई की 3 बटा 2 गुनी है, तो चौड़ाई अगर यक्स माने हैं तो इसकी 3 बटा 2 गुनी ये हो जाएगी।
यानी हम कह लेंगे 3x/2। तो परिमाप से अब हम फार्मूला से हम सवाल को लगा लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, मैदान के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? देखिए परिमाप मतलब क्या होता है कि जितनी लंबाई हो और जितनी चौड़ाई हो उसको जोड़ दीजिए। तो देखिए एक लंबाई है, ये लंबाई, एक लंबाई, एक एक दो लंबाई और एक चौड़ाई और दो चौड़ाई, यानी हम दो लंबाई लिख सकते हैं और प्लस क्या लिख सकते हैं, दो चौड़ाई। यही परिमाप होता है। उसमें जितने सिरे हों, उसमें जितने भाग हों उसी को जोड़ दीजिएगा। तो परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर दो कॉमन ले लीजिए, तो लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी, है ना। और परिमाप दे रखा है कितना, 190 बराबर दो, लंबाई भी दिया है कितना, 3x/2 और प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है, x हो गया है। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 ये दो का गुणा एक्स में हो जाएगा तो 2x और 3x, 3 2 5x हो गया और बटा के दो रहेगा, दो से दो कैंसिल हो गया और इधर 190 है। तो क्या हो जाएगा, 190 बराबर 5x। तो काट दीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 190/5, 5 तिहाई के 15 बचा 4, 40 5 अट्ठे 40, यक्स बराबर कितनी आ गई, 38। तो पूछ क्या रहा था, लंबाई व चौड़ाई बताइए, लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो बताइए चौड़ाई क्या माने हैं आप, चौड़ाई आप यक्स माने हैं, जो यक्स की वैल्यू वही आ गई वो तो चौड़ाई हो गई। ये 38 क्या आ गई, चौड़ाई हो गई, 38 मीटर क्या आ गई, 38 मीटर चौड़ाई। और लंबाई जो है वो चौड़ाई यक्स की कितनी गुनी है, यक्स का 3 बटा 2 गुना है, यक्स का 3 बटा 2, यानी यक्स की वैल्यू कितनी, 38 × 3 के बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 1 का 2, 2 9 18 और ये 19 3 के 57, यानी लंबाई यहाँ लिख लीजिएगा आप, लंबाई बराबर 57 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 38 मीटर। यही आंसर हो गया, यही पूछ रहा था, इतना मीटर, 57 मीटर, 57 मीटर और 38 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस सवालों को समझना है और कुछ नहीं है। चलिए, आई थिंक आप लोग समझ भी ले होंगे। अगर जो भी प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लिया करिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8x + 21x/4 बराबर 3x + 6 को हल कीजिए। एक समीकरण टाइप दिया है, इसको हल करना है। ये देखिए समीकरण टाइप दिया हुआ है, देखिए हल कर लेते हैं। तो इसका ऐसा कर लेते हैं कि 8x को ऐसे रहने दे दें, ये 3x को इसके साथ ला दें, -3x कर दें और बराबर 6 को उधर ऐसे ही रहने दें, इसको बराबर के पंक्षांतर कर दें उस साइड में, तो 21 के बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 में से 3 गया कितना आएगा, 5x आएगा, बिल्कुल आएगा। और 4 पंचे 20, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 21, 21 के बटा कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो गया, 21 में से 20 गया, -1/4 हो गया। तो यहाँ से आ गया क्या, ये 5x, एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -1 के बटा कितना हो जाएगा, 20। एक्स की वैल्यू आ गई -1/20। कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू -1/20। ठीक है, देख लीजिए। ओ सॉरी सॉरी, ये देखिए 6 × 4 = 24, कैलकुलेशन गलत हो रहा है, सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। ये 6 × 4 = 24 हो गए, 24 में से 21 गया, कितना बचेगा, ये अब प्लस हो जाएगा, अब 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 3। माफ करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया, 3/4 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 के बटा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 के बटा 20, कैलकुलेशन गलत हो गया था। ठीक, ये हो गया x के बटा 20। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हल कीजिए x + 2y = 7 और 2x + y = 5। इसको हल करना है, समीकरण दिया है, इसको हल करना है। ठीक है, तो ये भी समीकरण दिया है, हल करना है। तो चलिए समीकरण एक और समीकरण दो को हल कर लेते हैं। देखिए इसको दो विधि से हल कर सकते हैं आप, एक प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और एक समीकरण इक्वेशन विधि से, यानी समीकरण को बराबर करके काट पीट के भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण बराबर करके और इसको काट करके हल कर देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि यक्स के जैसे समीकरण पहले एक से
पहले वाले समीकरण से यक्स बराबर मान निकाल लेते तो कितना 7 - 2y हो जाता। ले जा करके यक्स के यहाँ इसमें मान रख देते, ऐसे हल होगा। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करके हल कर लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से, कितने से, 2 से गुणा, 2 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी के 4, 4y और बराबर 7 दूनी के 14 हो जाएगा। समीकरण 2 को ऐसे ही लिख दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 5। घटा दीजिए, घटाने पे चिन्ह सब बदल जाता है, ये वाला कट जाएगा और 4 में से 1 गया, कितना आएगा, 3y हो जाएगा। 14 में से 5 गया, 9 हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ गई 3 त्रिक का 9, 9 में 3 से भाग हो जाएगा तो y की वैल्यू सॉरी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए। तो y बराबर 3 समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण जब 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस 2y इक्वल टू 7 है, तो यक्स प्लस 2 × y बराबर 3 रख दीजिए, बराबर 7। तो यक्स का मान आ जाएगा कितना, 7 - 6। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स बराबर 1। यही पूछ रहा था, यक्स और वाई का मान। यक्स की वैल्यू 3 आ गई और सॉरी वाई की वैल्यू 3 आ गई और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही पूछ रहा था, हल करना था। ठीक है, ये 2020 के सेकेंड फेज वाले एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। जितने भी ये प्रश्न है कराए जा रहे हैं सब पूछे गए हैं प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक 5 मीटर इंटू 2 मीटर की आयताकार पेंदे वाली हौज में, यानी टंकी, हौज मतलब टंकी में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो देखिए, इसमें मेन खेल मीटर और लीटर का है। तो जो मीटर और लीटर दिया है ना, यही पैमाना जिसको पता रहेगा सवाल बिल्कुल आ जाएगा। पानी का पहले आप आयतन निकाल लीजिएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं पानी का आयतन। पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणित्ते चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच इजकल टू 5 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। तो 5 दूनी के 10, 10 × 15 दहम्मा 150। कितना आ गया, 150। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और ये क्या आ गया, आयतन है तो घन मीटर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब मेन चीज ये है, वो ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि जो आयतन होगा वो घन मीटर में बताइए, नहीं, वो आयतन जो है आप लीटर में बताइए। इसमें बताइए, लीटर में बताइए, तब जाके बात बनेगी। तो देखिए 1 लीटर, अगर हम यहाँ से एक फार्मूला है आपका, सूत्र बन जाएगा, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि 1 लीटर बराबर बताइए, तब 1 लीटर बराबर पूछे, तब 1 लीटर बराबर, तब आप क्या करिएगा कि 1 घन मीटर में 1000 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, ये घन मीटर हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या कहा है कि 15 घन मीटर आया हुआ है। जब 15 घन मीटर आया हुआ है और आपको पता है कि 1 लीटर बराबर इतना घन मीटर होता है, तो लीटर का जो पानी का जो आयतन होगा, पानी का आयतन, आयतन बराबर कितना,
15 में हम क्या कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, यही देख लीजिए। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 15 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, एक हम 15 गुणा कर देंगे। अगर हम कह दें एक केले का दाम 15 रुपया है, या एक केले का दाम मान चलिए हाँ 15 रुपया है, तो 15 केले का दाम 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या 20 केले का दाम उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर है, तो 15 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15,000 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15,000 लीटर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये फार्मूले को जानते रहिएगा, ये आपको ऐसे बता दिया गया है। इस पे प्रश्न पूछता है लीटर घन मीटर में संबंध और लीटर घन सेंटीमीटर में संबंध, बहुत तेज पूछता है। और सवाल में कुछ रहता नहीं है, केवल चेंज करना ही मेन वहाँ मोटो होता है, कि आप कैसे उसको चेंज कर ले रहे हैं, नहीं चेंज कर ले रहे हैं, यही मेन मोटो है उसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2020 के सेकंड फेज में ये भी पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज हमने बताया था, समबाहु सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। सॉरी, समबाहु त्रिभुज होती है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर अंडर 3/4 होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए ए तो गुणा हो जाएगा ए, तो सॉरी, जुड़ जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3a। तो यहाँ कर लीजिए, त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3a इजकल टू कितना, 12। यहाँ से भुजा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, a बराबर हो जाएगा 12 का बटा 3, 3 चौके 12, 4 आ गया। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4 होता है फार्मूला, आपको पता होगा। तो भुजा की वैल्यू, ए की वैल्यू आई है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, 4 चौके 16। आया आंसर कितना, 4√3 क्या, वर्ग सेंटीमीटर। क्या, वर्ग सेंटीमीटर, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बताया जाता है। फिर यह है 2022 में प्रश्न पूछा गया है, पहले वाले फेज में 2022 में, कि धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा। हमने कहा है ठीक बाद का धन पूर्णांक में एक आप जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। यानी 4x-6 में एक जोड़ दीजिए, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4x-6 में से गए 5 - 5, यही ठीक बाद का धन पूर्णांक यही होगा। फिर कह रहा है -2/3 प्लस -4/5 -6/7 को सरल कीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं है, बस गुणा भाग और एलसीएम लेना है। तो -2/3 और प्लस और माइनस, जब कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। इसका देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम 35 लेंगे तब भी नहीं होगा, 21 लेंगे तब भी नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा, कि हम इसका देखिए 3, 5 और 7 का जो एलसीएम ले लेते हैं ना, 3, 5 और 7 का, तो 3, 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 7 × 5 = 35, तीन या कितना होगा, 5 × 2 = 10, 3 × 9 = 10, यानी 100 कितना हो गया, 55 और 3 × 9 = 10, कितना हो गया, 105। 105 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 105 लेंगे, तो ये भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35 बार हो जाएगा, 35 से गुणा ऊपर हो जाएगा, 35×2 = 70 -70 माइनस, और 5 का जब 105 देंगे भाग, तो 7 × 21 बार जाएगा, 21 × 4 = 84 होता है, 84। फिर माइनस, जब 7 का भाग 105 में देंगे तो 5×3 = 15 बार जाएगा, 15×6 = 90 होता है, 90 हो गया। बराबर क्या हो गया, जोड़ दीजिए, सारे तीनों को जोड़ दीजिए, तो 9, ये 0 4 कितना हुआ, 4 हुआ, 9 8 7 15, 15 5 20 4 24, कितना हो गया, -24, ये हो गया 244/105। अब ये कटे उटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है और यहाँ लास्ट में 4 है, किसी से कटेगा नहीं। 15 सेंटीमीटर, अगला प्रश्न देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो देखिए कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग
काटे जा सकते हैं। तो देखिए बड़े वर्ग से छोटे वर्ग की संख्या पूछ रहा है, यानी बड़ा वर्ग ये है, छोटा वर्ग ये है, तो आप यहाँ निकाल दीजिए। बड़े वर्ग से छोटे वर्गों की संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े में छोटे से भाग दीजिए क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कैसा है ये? 15 से में भुजा वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी 15 इंटू 15 और बटा कितना? 5 इंटू 5। 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, तो कितने वर्ग काटे जाएंगे? 9। कितने? 9। संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। बस यही, बड़े में छोटे से भाग दे देंगे। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वर्ग के क्षेत्रफल में से भाग दे देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए देखिए। एक घनाकार बर्तन की कोर दिया है 10 सेंटीमीटर, कैसा है? घन के आकार का है। सवाल को पकड़िए। घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर। देखिए बताए हम ना कि मीटर और घन सेंटीमीटर में ही पूछेगा जो भी। तो आप एक यहाँ फिर पैमाना लिख लीजिए कि एक एक लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और वहां क्या था? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है। बस यहीं से देख लीजिए। घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, तो घन का अगर घन कैसा है? घन का आयतन जो होता है वो कैसा होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर निकाल लीजिए। घन का आयतन बराबर ए क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 क्या आया? 1000 घन सेंटीमीटर। और यही 1000 घन सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 लीटर के बराबर है। तो यहाँ लिखिएगा आप कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर होता है। इसलिए जो आयतन पूछ रहा है लीटर में, इसका आंसर कितना होगा? घन का, बर्तन में रखे जल का आयतन, तो लिखिएगा जल का आयतन बराबर कितना? 1 लीटर आएगा। 1 लीटर। ठीक। यही आंसर हो जाएगा। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में किससे गुणा करना है? एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। चलिए गुणा कर देते हैं। एक्स का गुणा जब एक्स स्क्वायर में होगा कितना होगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। फिर एक्स का जब एक्स वाई में होगा तो माइनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर जब एक्स का गुणा वाई स्क्वायर में होगा तो प्लस कितना हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस, अब इस वाई का गुणा कराइए एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर ये वाई का गुणा कराएंगे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई घाते 3। तो देखिए, क्या कुछ कटेगा? एक्स क्यूब नहीं कटेगा। माइनस वाई क्यूब को लिख दीजिए, नहीं कटेगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये इससे कट गया। और ये वाला एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा। बना लीजिए इसको, ये प्लस होगा। आंसर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगला प्रश्न करा है, किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है, वह संख्या मान लीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी संख्या के एक चौथाई, किसी संख्या, तो संख्या आप क्या मान लीजिए? यक्स। यक्स का एक चौथाई में से एक घटा दीजिए, बराबर एक कर दीजिए। माना संख्या क्या हो जाएगा? माना संख्या क्या मान लीजिए आप? यक्स मान लीजिए। जो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, हम संख्या मान लिए। माना संख्या क्या है? यक्स है। अब प्रश्नानुसार
जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम करते जाएंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? किसी संख्या के एक चौथाई, संख्या हमने क्या माना? यक्स, यक्स का कितना? एक चौथाई। ठीक है, 1/4, एक चौथाई में से एक घटाने पर, इसमें एक घटा दिए, घटाने पर शेषफल कितना, शेष कितना बचता है? एक बचता है। बस इसी सवाल को हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक को इधर पंक्षांतर कर दीजिएगा तो यक्स के बट्टा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 4 दूनी के 8। संख्या कितनी हो गई? 8। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो मैं आपको उत्तर की जांच बता देता हूँ समीकरण रख करके। देखिए समीकरण क्या था ये, कह रहा है कि किसी संख्या के एक चौथाई, संख्या क्या आ गई? 8 आ गई। 8 की एक चौथाई में से एक घटाने पर एक प्राप्त होना चाहिए। तो 4 दूनी के 8, 2 माइनस 1 बराबर 1, दो में से गया एक, एक बराबर एक, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया कि नहीं आया? यही आपकी उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, राइट हैंड साइड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है धन पूर्णांक किसे किन्हें कहते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है धन पूर्णांक, हम बताए भी हैं आपको, बताया क्लास जब चला रहे थे तो वहां बताया भी गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो है ये सभी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, पूछा तो नहीं गया है लेकिन में भी पूछा जा सकता है। तो ऋण पूर्णांक किन्हें कहते हैं? सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। आई नेगेटिव इक्वल टू -1 -2 -3, जितने भी ऋण पूर्णांक जिसके साथ ऋण हम लगा देंगे वो सारी क्या हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक संख्या हो जाती हैं। 9x² -14 64 के गुणनखंड के लिए चलिए हम इसको लगा देते हैं। क्या है? 9x² 9x² -64, इसका गुणनखंड। तो देखिए इसको हम बना लें कैसे? वर्गांतर के रूप में। इस 9 का वर्गमूल क्या होएगा? 3 होएगा। और यक्स का वर्गमूल क्या होएगा? यक्स को इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस इस 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वर्गांतर का सूत्र बना कि नहीं? a² - b² वाला बन गया, बिल्कुल। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी एक क्वेश्चन में 3x + 8 और अगले क्वेश्चन में 3x - 8, यही क्या हो गया आपका आंसर, और कुछ नहीं करना है। आपस में गुणा करा दोगे ना फिर वही प्रश्न आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या कर सकते हैं? जब हम ट्रायंगल पढ़ाए हैं, ट्रायंगल और सर्वांग समता यानी त्रिभुज और सर्वांग समता, उसमें ये कंडीशन बताया गया है। फिर भी यहाँ लिखा है ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्त ये है, क्या? कोण भुजा कोण, यानी अगर दो त्रिभुज दिया हुआ है, ये है दो त्रिभुज दिया दे रखा है, अगर कोण एक का कोण फिर भुजा, एक भुजा और एक फिर कोण बराबर हो आपस में, तो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांग सम होगा। फिर भुजा कोण भुजा, अगर दो भुजा और एक कोण भी बराबर है सॉरी, अगर दो कोण और यानी दो भुजा, दूसरे में देख लीजिए, अगर दो भुजा, इन्हीं दो त्रिभुजों की अगर दो भुजा और एक कोण भी बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। यानी ये ऐसे, जैसे ये त्रिभुज है कि इसकी दो भुजा, एक ये और एक ये, और एक कोण ये और एक कोण ये, अगर आपस में बराबर है तब भी त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। और तीसरा कंडीशन कह रहा है, तीसरा कंडीशन ये कह रहा है, यहाँ देख लीजिए कि भुजा 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 सर्वसमता, अगर ये भुजा इसके भुजा के, ये भुजा इसके भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर है तब भी त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। ठीक है, बस यही चीजें दिया है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा है, पूछा भी जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण संख्या 6 9 और 11 लेकर के गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। देखिए गुणा के सहचर नियम, गुणा का समवर्ग नियम, ये सब सारी चीजें बताई गई हैं, आप वहां देख लेंगे, एक बार देखेंगे तुरंत क्लियर होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि सहचर नियम ये कैसे काम करेगा। एक बार इन दोनों को कोष्टक के अंदर गुणा करके रख लीजिए, इसको बाहर कर दीजिएगा, जैसे 6 × 9, इसको कोष्टक के अंदर कर लिए, और इंटू क्या? 11। ठीक है, तो क्या होगा? 6 × 9 = 54 और गुणित्ते क्या हो जाएगा? 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 55 और 4 59, ये हो जाएगा। एक ये हो गया।
फिर दूसरा गुणक सहचर नियम में ये भी हो सकता है कि 6 को बाहर कर दीजिएगा और इन दोनों को अंदर ले लीजिएगा। यानी 6 को हम बाहर कर दिए कोष्टक के और इसको अंदर ले लिए, 9 गुणित 11 को, तब भी वैल्यू उतनी ही आएगी। 11 9 99, 6 इंटू 99, तब भी वैल्यू 9 6 54 और 9 6 54 54 और 5 59, 594। आंसर उतना ही आएगा, लेकिन रूल्स थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पहले में क्या करिएगा, इन दोनों को साथ रखिएगा, इसको बाहर करिएगा। दूसरे में क्या करिएगा, इन यही आपका साचर नियम, दूसरे में क्या करिएगा, इन दोनों को साथ में रखिएगा और इसको बाहर कर दीजिएगा। साचर नियम यही है, 3 दिया रहेगा, एक एक बार, एक इसको अलग रखना है और एक इसको अलग रखना है। 9 वाले बीच वाले को नहीं, बीच वाला दोनों में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 और 12 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी विकर्ण D1 इक्वल टू दे रखा है 26 सेंटीमीटर और D2 इक्वल टू दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, ये नहीं देगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 व D2, ये फार्मूला होता है, बताया गया है। D1 की वैल्यू 26 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 2 13 हो गया। तो 13 बराबर में कितना, 156, क्योंकि 12 बराबर में 144, 13 13 में 156, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करा अगला प्रश्न, करा एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर, उसका आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो आंसर हो गया, घन का आयतन, यहाँ देखिए दिया है ना, घन की कोर दिया है 14 सेंटीमीटर, आयतन बराबर भुजा क्यूब, यानी कोर का क्यूब, कोर का क्यूब, कोर का अगर स्क्वायर क्यूब निकाल दीजिए तो 14 14 में 256, 14 में कितना होगा, 2744, कितना, 2744, ये क्या हो जाएगा, आयतन है, और इसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक, 14 14 में 196 में जब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2744 आ जाएगा। फिर कह रहा है आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आयत का क्षेत्रफल सूत्र पूछ रहा है, और आयत किसे कहते हैं, देखिए ये आयत है, ये इसमें क्या क्या है, आयत में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, तथा आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक इसका ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री की होती है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसको बोलते हैं। तो यही लिखा है, आयत एक चार भुजाओं की आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, और आयत का परिमाप जो होता है वो 2l+b होता है। ठीक है, बताया होगा आपको। चलिए, ये हो गया। अब कह रहा है वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में ये देखिए वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये तो चार भुजाओं से ये भी गिरा है, चार भुजाओं से गिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, ये सब भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप अगर पूछ ले, वर्ग का परिमाप तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर चारों भुजाएं बराबर है, तो 4 इंटू भुजा ए। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, ये दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंबाई गुणित एल इंटू ऊंचाई कह लीजिए,
या ऐसे होता है 1/2 आधार गुणित्ते ऊंचाई, ये होती है। ठीक है, आप इसी को याद रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। लंबाई की आधार, ये क्योंकि उसमें आधार से संबंधित रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा। ठीक है, चलिए, अवर्गीकृत आंकड़े क्या है? कह रहा है अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है? तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े, यानी जो व्यवस्थित आंकड़े, जो आंकड़े व्यवस्थित न किए हों, अरेंजमेंट में ना हो, आंकड़े जिनको देख करके तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाता है। यानी ऐसा आंकड़ा दिया रहेगा जो अव्यवस्थित रहेगा, और उसको देख करके हम क्या करेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इसका आंसर यही होगा, इसको जोड़ करके हम भाग दे कि आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा सबसे पहले। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? देखिए, हम बताए थे कि ये वर्ग अंतराल, ऐसे नहीं बताए थे, वर्ग अंतराल था, बारंबारता था, वर्ग अंतराल ये था, फिर बारंबारता था। जब सवाल लगवा रहे हैं बारंबारता का आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे अच्छी तरीके से बताया गया है, लिखाया गया है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, बारंबारता किसे कहते हैं, सारा चीजें लिखाई गई हैं, स्पष्ट लिखाई गई हैं, हैंड राइटिंग में, अपने हैंड राइटिंग में उसको लिखा गया है। तो वर्ग अंतराल में क्या होता है कि आंकड़े दिए रहते हैं, कहता है कि 5-5 का अंतर लीजिए, तो जब 5-5 का अंतर लेने के लिए कहता है तो 0 से 5 लेते हैं, 5 से 10 लेते हैं, ऐसे ही वर्ग अंतराल चलता है। तो वही है, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को अलग किया जाता है, विभक्त मतलब अलग किया जाता है, वर्ग अंतराल कहता है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, और 10 से 15, सॉरी 5 से 10, सॉरी सॉरी 5-5 का डिफरेंस है, ये इसमें दिया है, 10 से 15 5 का भी है। जैसे ऐसे भी होता है 10 से 20, 20 से 30, 10 का भी डिफरेंस रहेगा सब में। तो वो बताएगा सवाल कि 10-10 का अंतराल लेना है कि 5-5 का अंतराल लेना है, वो चीजें बताएगा। अगला कह रहा है बारंबारता, इसको भी बताया गया है, लिखाया गया है, दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। मतलब ये कहती है, जैसे 10 बच्चे हैं, और 14 वर्ष के उम्र के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, तो यही इसी कुल संख्या हुआ। यानी 10 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र सब क्या है, 14 वर्ष है, तो दिया रहता है। फिर कह रेखी समीकरण क्या है? ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात एक हो, रेखी समीकरण कहलाता है। यानी जिसमें घात, मैक्सिमम घात कितना हो, एक हो, दो नहीं। अगर x² + y हो गया तो नहीं, यहाँ पे तो दो घात हो गया। रेखिक समीकरण में जिससे घात क्या हो, हमेशा एक हो, वही क्या कहलाएगा, रेखी समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और ऐसा समानता सूचक क्या होता है, बराबर की होता है। जैसे यदि x + y बराबर दे दिया है, क्या बराबर 7, बराबर 5, ये समानता सूचक का प्रयोग होता है। समानता मतलब बराबर ही होता है। आभास संख्याएं क्या हैं? बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, आभास संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 है, यानी जिसके मैक्सिमम गुणांक कितने हो, 2 हो, बस उससे ज्यादा ना हो। जैसे 1 से कटेगा और ये 7 से कटेगा। 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अगर ये भी पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये भी 1 से कटेगी और किससे कटेगी, 2 से कटेगी। अगर पूछे 4, 4 क्या है, तो 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, इसलिए ये क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। तो यहाँ दिया हुआ है भाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य से संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या है गलत। जैसे दो, ये गलत दे रखा है, दो भाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो क्या होगा, एक से कटेगा, इस दो को यहाँ रखना चाहिए, इनको अभाज्य संख्या में रखना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो ही है, क्योंकि दो के कितने गुणनखंड होंगे भैया, ये एक से कटेगा, दो से कटेगा, किसी और संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। और 4 किससे कटेगा, एक से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। तो इसके दो गुणनखंड हो रहे हैं, और इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 3। तो ये दो गुणनखंड वाला इसमें जाना चाहिए। आभाज्य संख्या में सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, ये गलत दे रखा है, ठीक है, जो काट लीजिएगा। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा तो वो 4 हो जाएगी, 4 से स्टार्ट होगा। चलिए, समापवर्त क्या है? वह संख्या अथवा व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्तक कहलाता है। इसको भी बताया गया है, एक पढ़ाया गया है, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एक क्लास है वहां पे, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।
सजाती व्यंजक किन्हें कहते हैं? ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो। यानी जैसे ये द्विघात समीकरण है, इसमें एक ही चर है। अगर ये ऐसा आया था 3x² प्लस 2y - 6 बराबर 0 आया था, ये विजातीय व्यंजक हो जाता। क्या हो जाता? विजातीय, क्योंकि इसमें यक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, तो ये सजाती नहीं है। तो सजाती भी होते हैं जो एक ही चर वाले से होते हैं, जैसे यक्स है तो यक्स ही रहे। अगला देखिए, विजातीय व्यंजक क्या होता है? ऐसे बहुपद व्यंजक जिसमें अलग अलग चर होते हैं, जैसे देखिए 3x+2 तथा मतलब जोड़ 13y+4। अब देखिए इसमें यक्स है और वाई भी है, तो ये क्या हो गया? विजातीय व्यंजक हो गया। ठीक। अगला कह रहा है, सर्वसंख्या क्या है? सर्वसंख्या क्या है? तो चर राशियों में ऐसा व्यंजक, चर राशियों में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों, सर्वसंख्या कहलाता है। जैसे ये दिया है 3x+5 बराबर 5x - 2 + 5। अगर हम यक्स का मान यहाँ एक रखें तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो एक रखिए एक्स का मान, तो तीन जो है एक्स जो है एक रखिए, 3 × 1 = 3 और +5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 1 - 2 + 5। 5×3 = 8 हो गया, और 5×1 = 5, और 5 में से 2 गया +3, तो कितना हो गया? 8 बराबर 8, ये सब संख्या है। यक्स बराबर 2 भी रखेंगे तब भी बराबर आएगा, क्योंकि यक्स बराबर जब यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 हो गया, 6 और +5 6 11, और यहाँ 5 दूनी के 10 हो गया, और -5 में से 2 गया +3 हो गया, तो 6 6 5 11। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 5 दूनी के 10। देखिए 5 दूनी के 10 हो गया, और 2 -2 -2, अगर हम -2 करें और +5 करें ना, तो 10 5 15, 15 में से 2 गया 13, और ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 5 11। चर राशियों में ऐसा व्यंजक जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो, सरसंख्या संबंध कहलाता है। देखिए ये दो के लिए तो बराबर नहीं हो रहा है, जबकि सरसंख्या का मतलब क्या होता है? सरसंख्या का मतलब ये होता है कि प्रत्येक मान के लिए वो बराबर होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत दे रखा है। यक्स बराबर 1 के लिए तो दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, लेकिन यक्स बराबर 2 के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो आप ये समझिए, सरसंख्या ये होता है जो प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, वो सरसंख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी के गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। देखिए इसमें ए तीनों में कॉमन है, तो ए कॉमन लीजिए, बस उसका वही गुणनखंड हो गया। तो बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा? डी। बस यही आंसर हो जाएगा, केवल ए कॉमन लेना है इसमें बस। फिर कह रहा है एक्स प्लस ए बराबर 2 को हल कीजिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? एक्स बराबर 2 उधर रहने दीजिए, एक को पंक्षांतर कर दीजिए -1, तो एक्स बराबर कितना? 2 में से 1 गया, 1 हो गया, आंसर हो गया। फिर कह रहा 5/9 और -13/9 को जोड़िए, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए 5/9, और का मतलब प्लस -13/9। हर बराबर है दोनों का, ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 5/9 -13/9, हर बराबर है इसलिए ऊपर वाला घट जाएगा। 13 में से 5 गए 8, 7 तो हो गया, ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए -8/9 है। ठीक है, ये जोड़ना था, तो -8/9। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 7/-11 और 3/11 को जोड़िए। इसको भी जोड़ना है, 7/-11 है और प्लस हो जाएगा ये 3 के बटा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -7/11 लिख सकते हैं, और +3 के बट्टा क्या लिख सकते हैं? 3 के बटा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हर बराबर है तो ऊपर घट जाएगा। 7 में से 3 गया, -4 आ जाएगा, -4 के बटा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर होगा, -4/11। अगला कह रहा है -5/8 से -5/12 को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटा दीजिए, -5/8 माइनस -5/12, घटाना है इसलिए से घट जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं -5/8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5/12।
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 8 3 के 24 और 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 12 दूनी के 24 प्लस 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 15 में से 10 गया कितना, -5/24। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, -5/24। -22/3 को 27/88 से गुणा कीजिए। कह रहा है क्या करना है, गुणा करना है। चलिए गुणा कर दीजिए। -22/3 इंटू 27 बटा, 1 मिनट, ये 27 है, 27/88। 22 चौके 88, 3 9 27, कितना आया, -9/4। अब ये नहीं कटेगा, -9/4 हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11x + 24 = 46 को हल कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, 11x बराबर लिख लीजिएगा 46, और ये 24 को इधर पंचांतर कर दीजिएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11x बराबर कितना होगा, 4 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22। 11 से कट जाएगा, 11, 11 दूना 22, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, कितने प्रश्न है अभी, भी काफी प्रश्न है, 95 तक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। योगात्मक तत्समक, तत्समक क्या है, उदाहरण सहित बताइए। शून्य को योगात्मक तत्सम कहते हैं, क्योंकि किसी संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाए तो शेषफल वही प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ है नहीं, जैसे 7 में 0 जोड़ा है तो 7 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला कह रहा है किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो देखिए हम बताए भी थे, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, कि ऐसी संख्या जैसे प्रत्येक पूर्णांक के लिए ऐसा पूर्णांक होता है जो दिए गए पूर्णांकों में जोड़ने पर योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे अगर 7/5 का अगर पूछा जाए कि बताइए 7/5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, प्लस प्लस 7/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +7/5। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि 8/7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप कहेंगे -8/7। अब इसको जोड़ेंगे तो 8/7 -8/7 हो जाएगा, कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बताया गया है। जैसे 12 का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो -12 होगा, तो 12 में -12 जब जोड़ देंगे ना तो वो 0 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में वही चीज क्या होती है, 1 हो जाता है, गुणा करने पर 1 आना चाहिए। जैसे अगर 7/8 दिया है, इसमें किस संख्या से गुणा करें कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो 8/7 -8/7 से गुणा कर दीजिए, चिन्ह वही रहेगा, केवल हर का अंश अंश का हर हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो किसी पूर्णांक में से 1 से गुणा करने पर पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 17 के पूर्णांक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। अच्छा, ये गुणात्मक तत्समक पूछ रहा है, मैं गुणात्मक प्रतिलोम आपको बता दिया हूँ, ये चीजें बता दिया हूँ। ये गुणात्मक तत्समक में ये है कि तत्समक पूछ रहा है और मैं प्रतिलोम बताया हूँ आपको। तो तत्समक में क्या होता है, किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतएव 17 की पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक ये है। जैसे 17 में 1 का गुणा करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 17 होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हमने ये बताया कि अगर 3/5 का पूछ रहा है तो 5/3 से गुणा कर दीजिए, 1 हो जाएगा। अगर -3/5 का पूछता तो हम -5/3 से गुणा कर देते, उल्टा कर देते, माइनस वही रह जाता। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तभी आंसर कितना आता, 1 आता। ठीक, अगला कह रहा है कि x-4 और x+7 का गुणनफल ज्ञात करिए। गुणा करना है तो x-4 और क्या हो जाएगा, x+7 गुणा कर दीजिए। x का x में गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का 7 में कराएंगे, प्लस प्लस है 7x, फिर -4 का x में तो -4x, और -7 × 4 = 28। तो देखिए हो जाएगा x², 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा, -7 में से 4 गया 3x - 28, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है सर्वसंख्या क्या है, ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, सत्य हो। यानी समीकरण दिया रहेगा उसमें x बराबर 0 रखेंगे तब भी वैल्यू एक बराबर आनी चाहिए दोनों पक्ष का। x बराबर 1 रखेंगे तब भी 0 पे तो आ ही जाएगा, लेकिन x बराबर 1 रखेंगे तब भी, x बराबर 2 रखेंगे तब भी, x बराबर 3 रखेंगे तभी। जैसा कभी इसके पहले वाले सवाल में देख रहे थे कि हम x बराबर 1 रख रहे थे तो सर्वसंख्या बराबर कर दे रहा था, लेकिन x बराबर जब हम 2 रख रहे थे तो वहां बराबर नहीं हो रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं सर्वसंख्या में मिस्टेक था।
अब देखिए जैसे ये पूछा हुआ है कि सरसंख्या है अथवा नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो 2x+1 बराबर 2x+2। सबसे पहले हम यक्स बराबर क्या रखते हैं, यक्स बराबर 1 रख करके चेक कर लेते हैं। तो यक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो 2, यक्स 1+1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 और +2। तो एक एक दो, दो दूनी 4 हो गया, 4 बराबर कितना हो गया, 2 1 का 2 +4, यानी यक्स बराबर 1 के लिए सरसंख्या बिल्कुल है। अब हम यक्स बराबर 2 रख करके भी चेक कर लेते हैं। यक्स बराबर जब 2 रख के चेक करेंगे तो जहाँ यक्स है वहाँ ये 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2+1 और प्लस हो जाएगा 2 × 2 और +2। तो 2 1 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 और +2, तो 6 बराबर 6। देखिए ये सरसंख्या बिल्कुल सही है, क्योंकि यक्स कोई भी मान रखेंगे आप सबके लिए संतुष्ट करेगा, तो ये क्या है, सर्वसंख्या है। यहाँ लिखेंगे सर्व समीका है। ठीक है, ये सर्वसंख्या है, क्योंकि यक्स बराबर 1 रखेंगे, यक्स बराबर 2 रखें, यक्स बराबर 3 रखेंगे तब भी वैल्यू समान आएगी। अगर यक्स बराबर आप 3 भी रखेंगे ना तब भी मान समान, कोई भी मान रख लीजिए, सबके लिए क्या होगा, समान ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही आएगा। फिर कह रहा है सर्वसंख्या का प्रयोग करके, सर्वसंख्या का प्रयोग करके क्या करना है, 51 स्क्वायर का मान निकालना है। तो जब 51 स्क्वायर का मान जब निकाला जाएगा तो इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका प्रयोग करना है, सर्वसंख्या का प्रयोग करना है, सॉरी। तो देखिए इसको ऐसे लगा लीजिएगा, 51 के स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं इसको, 50+1 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल 50 है 51 हो जाएगा। तो इसको a+b का स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ए स्क्वायर +b² +2a × b, ये 50 का स्क्वायर 50 हम 25, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और +50 दूनी के 100 हो गया। तो 2500 और ये 100 कितना, 2600 और एक कितना हो जाएगा, 2601 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है 3y-7 बराबर 2 का हल कीजिए। तो यहाँ से हम 3y की मान निकाल लेंगे। तो 2 है, ये 7 पंचांतर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू कितना हो गया, 7 2 9। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, y इक्वल टू 3, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है व्यंजन x² - 9/x³ - 27 का सरलतम रूप है। देखिए इसको ऊपर वाले में हम वर्गांतर का लगाएंगे, x² - 3 का स्क्वायर, और नीचे वाले में x³ - 3 का क्यूब लगाएंगे। ऊपर वाले में वर्गांतर का सूत्र, तो एक क्वेश्चन में a+b और अगले क्वेश्चन में क्या, a-b, ये हो जाएगा। अब नीचे वाले में जो रहेगा, वो नीचे वाले में क्या लग जाएगा, नीचे वाले में आपका क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। जब नीचे वाले में क्यूब का लगाएंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी ये होता है क्या, एक क्वेश्चन में a-b, a³ - b³ का सूत्र क्या होता है, a³ - b³ का सूत्र होता है एक क्वेश्चन में a-b, और अगले क्वेश्चन में, यानी यहाँ पे देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में हो जाता है a² प्लस b² प्लस ab। ठीक, यही हो जाता है। तो एक क्वेश्चन में a-b यानी x-3, अगले क्वेश्चन में क्या, a² यानी x² प्लस b², 3 त्रिका 9 और प्लस ab क्या, 3x। ठीक, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x+3 बटा x² प्लस 9 प्लस 3x, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है लघुत्तम, इसका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, किसका, एक्स वाई। देखिए एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसी का लघुत्तम पूछ रहा है। तो एक्स वाई का यहाँ देख लीजिए, यहाँ लगा देते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका लघुत्तम तो बिल्कुल सिंपल है। इसको हम करेंगे x × y कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, y × z कर देंगे, यहाँ एक कर लीजिए, फिर इसको क्या कर लेंगे, z × क्या कर देंगे, यहाँ एक कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, x। क्या पूछ रहा है,
ल स पूछ रहा है, तो ल स में सब उतार ले जाता है मैक्सिमम घात। तो यक्स यहाँ से यक्स उतर जाएगा, इंटू यहाँ से वाई उतर जाएगा, इंटू यहाँ से जेड। तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो गया यक्स वाई जेड। चलिए अगला देखिए, इतने से भाग दीजिए, कह रहा है इसको भाग देना है, तो भाग दे दीजिए यहाँ पे। 56 एक्स घाते 5 वाई घाते 3 और जेड बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 14 से भाग देना है, 14 एक्स वाई स्क्वायर से। देखिए एक एक्स से एक घात एक्स का कैंसिल हो गया, दो घात से ये तीन वाला कैंसिल हो गया, एक घात बचा रहेगा। तो 14 चौका 56, यानी कितना बचा, 4 बच गया। और एक यक्स गायब हो गया, एक्स घाते 5 था तो यक्स घाते कितना हो गया, यक्स घाते 4 हो गया। और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक वाई बचा रहा, वाई और जेड पूरा पूरा बचा रहा, यानी क्या हो जाएगा, 4 एक्स घाते 4 वाई और जेड, यही आंसर हुआ। ठीक, अगला करा है, उदाहरण देकर के दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रियाएं योग पर वितरित नहीं होती। करा उदाहरण देख करके बताइए कि धन पूर्णांक में योग की संक्रियाएं जो होती हैं योग पे वितरित होती हैं कि नहीं होती हैं, वितरित नहीं होती। तो देखिए जैसे देखिए हम ले ये पूर्णांकों में योग की संक्रियाएं नियम बताएंगे। तो जैसे ले लीजिए 4, आप ले लीजिए 4 और 6 + 2, इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 4 + 6 = 2 8 8, 8 4 कितना होता है, 12 होता है। अब हम इसी को उलट कर देते हैं, देखिए इसको अब इसके साथ रख देते हैं, 4 + 6 कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, +4 + 2 कर देते हैं, 4 2 के साथ कर देते हैं। तो कितना हो गया, 6 4 10 और 4 2 6, 10 6 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये बिल्कुल वितरित नहीं होंगी, क्या ये बराबर है, क्या 12 = 16 है, नहीं है, तो ये वितरित नहीं है। 12 = 12 इज नॉट इक्वल 16। जैसे 4 को हम 6 के साथ लिए, फिर 4 को हम 2 के साथ ले लिए, ठीक है, तो वितरित कर दिए, तो ये बराबर नहीं है, 12 16 के बराबर नहीं है। अगला कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक को बताइए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक को बताइए, ये कह रहा है कि धन पूर्णांक आपको बताना है। तो धन पूर्णांक जैसे, धन पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे 4/3 है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में, अच्छा यहाँ पे प्रश्न जो है वो छूट गया है, प्रश्न क्या था, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ प्रश्न होना चाहिए था, प्रश्न छूट गया है। जब प्रश्न रहेगा, क्योंकि निम्नलिखित संख्याएं संख्याएं लिखी ही नहीं गई हैं, तो संख्याएं नहीं लिखी गई तो कौन सा बताया जाएगा, इसलिए इसका प्रश्न छूट गया है, तो इसको देख लेंगे। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार देख लिया जाएगा। तो ये था आपका 94 प्रश्न तक था, तो सारे प्रश्न को करा दिया गया है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और आपको अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट अवश्य करिए, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत के साथ पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए, जिससे क्या हो कि मैथ में बैक ना लगे, एक भी बच्चे का मैथ में बैक नहीं लगेगा, तभी जाके मैथ पढ़ाना सफल होगा। कितनी जो मेहनत किया जा रहा है आपके साथ, जब आपका बैक नहीं लगेगा अच्छे मार्क्स के साथ, 25 में 24 23, 25 में 25 लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपका कुछ अच्छा होगा। और जिस बच्चे का 25 में 25 नंबर आएगा, मतलब वो बहुत अच्छा बच्चा, काफी मेहनत किया हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका अगर मैथ कमजोर है तो मैथ में मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप मेहनत करें, अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सारे प्रश्नों को देख लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और देखने के बाद यार एक लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दिया करिए। लाइक करने के बाद उसके बाद अगर कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है या कुछ है,
अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज आप कमेंट कर देंगे तो अति उत्तम होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।